इतिहास गवाह है, तलवारें कई बार युद्ध जीतती हैं, लेकिन कुछ शब्द पूरे साम्राज्य को हिला देते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी ऐसे ही दो शब्द थे, वंदे मातरम। सिर्फ दो शब्द, लेकिन इन्हीं दो शब्दों ने लाखों गुलाम भारतीयों के दिलों में आजादी की ऐसी आग लगाई जिसे अंग्रेजों की गोलियां, जेल और फांसी के फंदे भी बुझा नहीं सके। क्रांतिकारी इन्हें अपनी आखिरी सांस तक बोलते रहे, विद्यार्थी इन्हें गाते हुए लाठियां खाते रहे, विदेशों में पहली बार फहराए गए भारतीय ध्वज पर भी यही शब्द लिखे गए और अंत में यही गीत भारत का राष्ट्रगीत बना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक गीत इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? किसने इसे लिखा, क्यों लिखा? क्या सच में अंग्रेज सरकार इससे डरती थी? क्या सच में हजारों क्रांतिकारियों के अंतिम शब्द वंदे मातरम थे? और आखिर इस गीत पर विवाद क्यों हुआ? आज हम जानेंगे वंदे मातरम की पूरी कहानी, उसकी संरचना से लेकर स्वतंत्रता संग्राम, विवाद और भारत के राष्ट्रगीत बनने तक की संपूर्ण यात्रा, क्योंकि ये केवल एक गीत की कहानी नहीं है, भारत की आत्मा की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं HB डिकोड। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसे सुनते ही लाखों भारतीयों की रगों में बिजली दौड़ जाती थी, जिसे सुनकर अंग्रेज सरकार डर जाती थी, जिसे बोलते हुए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, जिसे आज भी भारत का हर नागरिक गर्व से गाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस गीत की शुरुआत कैसे हुई? किसने लिखा, क्यों लिखा? कैसे ये पूरे स्वतंत्रता संग्राम की पहचान बन गया और आखिर इसे भारत का राष्ट्रगीत क्यों बनाया गया? आज हम जानेंगे वंदे मातरम की यही कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि वंदे मातरम का अर्थ क्या है। वंदे का अर्थ है मैं नमन करता हूँ और मातरम का अर्थ है हे मातृभूमि, यानी हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शायद यही दो शब्द आगे चलकर करोड़ों भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत बन गए। अब कहानी शुरू होती है 1870 के दशक से। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। हर सरकारी कार्यक्रम में एक ही गीत गाया जाता था, गॉड सेव द क्वीन। यह अंग्रेजी शासन की शक्ति का प्रतीक था। लेकिन उसी समय बंगाल में एक भारतीय अधिकारी ये सब देख रहा था। उसका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वो अंग्रेज सरकार में डिप्टी कलेक्टर थे। 26 जून 1838 को बंगाल के काठलपाड़ा में जन्मे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आधुनिक भारतीय साहित्य के महान लेखकों में गिने जाते हैं। वो ब्रिटिश शासन में डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनके मन में भारत के प्रति गहरा प्रेम था। प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी वो भारतीय संस्कृति और राष्ट्र भावना से गहराई से जुड़े रहे, लेकिन उनके दिल में बसता था भारत। उन्हें ये बात अंदर तक चुभती थी कि जिस देश की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता हो, जिस देश ने दुनिया को ज्ञान दिया हो, उस देश का अपना कोई राष्ट्रगीत नहीं। यही विचार उनके मन में लगातार घूमा और फिर उन्होंने एक ऐसा गीत लिखने का निर्णय लिया जो किसी राजा की नहीं बल्कि भारत माता की स्तुति करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो ये गीत 7 नवंबर 1875 को पूरा हुआ, जबकि कुछ विवरणों में 7 नवंबर 1876 का उल्लेख भी मिलता है। कुछ स्रोतों में यह भी कहा गया कि बंकिम चंद्र ने इसे सियालदह से निहाटी की रेल यात्रा के दौरान पूरा किया। शुरुआत में उन्होंने केवल 2 पद लिखे, ये दोनों संस्कृत भाषा में थे। बाद में उन्होंने गीत का विस्तार किया और शेष पद बांग्ला भाषा में लिखे। ये गीत केवल शब्दों का संग्रह नहीं था, ये भारत माता की प्रकृति, समृद्धि, शक्ति और आत्मा का चित्र था। सन 1882 में जब बंकिम चंद्र ने अपना प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया तो उन्होंने इस गीत को उसमें शामिल किया। ये उपन्यास 1770 के बंगाल के भीषण अकाल और सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था। इसी उपन्यास में पहली बार वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि मातृभूमि के सम्मान और स्वतंत्रता के उद्घोष के रूप में लिखा। उपन्यास में भवानंद नामक सन्यासी पहली बार इस गीत का गायन करता है और यहीं से वंदे मातरम साहित्य की दुनिया से निकलकर राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बनने लगा। इस गीत की पहली धुन प्रसिद्ध संगीतकार यदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी। बाद में अनेक संगीतकारों ने इसे अलग अलग रागों में स्वरबद्ध किया। लेकिन 1882 में आनंद मठ के प्रकाशित होने के बाद भी वंदे मातरम की असली यात्रा अभी शुरू नहीं हुई थी। उस समय तक ये मुख्य रूप से एक साहित्यिक रचना थी। फिर आया साल 1896 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। यही वो ऐतिहासिक क्षण था जिसे वंदे मातरम को किताब के पन्नों से निकालकर पूरे देश की आवाज बना दिया। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने हजारों लोगों के सामने पहली बार वंदे मातरम का सार्वजनिक गायन किया। जैसे ही गीत के शब्द सभा में गूंजे, पूरा वातावरण बदल गया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि ये केवल एक कविता नहीं बल्कि भारत माता की पुकार है। उसी दिन से वंदे मातरम भारतीयों के दिलों में बसने लगा और राष्ट्र चेतना का प्रतीक बन गया। 1896 की इस ऐतिहासिक प्रस्तुति के बाद वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशनों की पहचान बनाया गया।
1901 में इसे फिर कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। इस बार इसके संगीत का नया स्वरूप दक्षिण रंजन सेन ने प्रस्तुत किया। धीरे धीरे लगभग हर कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से होने लगी। ये गीत नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जनता के दिलों में भी उतरने लगा। भारत का हर वो व्यक्ति जो स्वतंत्रता का सपना देख रहा था, उसके लिए वंदे मातरम आशा और साहस का प्रतीक बन गया। फिर आया 1905 का वर्ष, जो भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया। आधिकारिक कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया, लेकिन भारतीयों का मानना था कि इसका वास्तविक उद्देश्य फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करना था। इस निर्णय ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हजारों लोग एकत्र हुए। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया गया। उसी सभा में अचानक किसी ने ऊंची आवाज में कहा, वंदे मातरम। देखते ही देखते हजारों लोगों ने एक साथ यही उद्घोष दोहराया। पूरा वातावरण वंदे मातरम की गूंज से भर गया। यही वो क्षण था जब ये गीत स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा नारा बन गया। इसके बाद वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं रहा, ये हर जुलूस, हर सभा और हर आंदोलन की पहचान बन गया। अक्टूबर 1905 में उत्तर कोलकाता में वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना हुई। इसके सदस्य प्रत्येक रविवार प्रभात फेरियां निकालते, वंदे मातरम गाते और लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करते थे। इन प्रभात फेरियों में कई बार रविंद्रनाथ ठाकुर भी शामिल हुए। रंगपुर के एक विद्यालय में विद्यार्थियों पर केवल इसीलिए जुर्माना लगाया गया क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम गाया था। लेकिन इससे लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि ये गीत और अधिक लोकप्रिय होता गया। अब अंग्रेज सरकार को भी एक बात साफ समझ आने लगी थी। भारत में जो भी बड़ा आंदोलन हो रहा था, उसकी शुरुआत एक ही आवाज से होती थी, वंदे मातरम। ये गीत लोगों को एकजुट कर रहा था। विद्यार्थी, किसान, व्यापारी, महिलाएं और युवा सभी इसे अपने संघर्ष का प्रतीक बना चुके थे। अंग्रेज अधिकारियों को डर था कि यदि ये आवाज इसी तरह फैलती रही तो भारत पर शासन करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए 1906 में कई स्थानों पर सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाने और इसके नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश शुरू हुई। लेकिन इतिहास गवाह है कि विचारों पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जितना इसे रोकने का प्रयास हुआ, उतनी ही उसकी गूंज बढ़ती गई। 14 अप्रैल 1906, स्थान था बारिसार। यहाँ एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अंग्रेज सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम नहीं बोलेगा, लेकिन भारतीयों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष और अनेक नेता वंदे मातरम के बैज लगाकर जुलूस में शामिल हो गए। जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा, अंग्रेज पुलिस ने बिना चेतावनी के लाठीचार्ज कर दिया। सैकड़ों लोग घायल हो गए। कई नेता खून से लथपथ होकर सड़क पर गिरे पड़े। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि लाठियां खाने के बाद भी लोगों के होठों पर केवल एक ही शब्द था, वंदे मातरम। अगले दिन सम्मेलन की शुरुआत फिर इसी गीत से हुई। ये घटना पूरे देश में साहस और प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। इसी वर्ष एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। महान राष्ट्रवादी नेता अरविंद घोष ने कोलकाता से वंदे मातरम नाम का अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। ये केवल एक समाचार पत्र नहीं था, बल्कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विचारों की क्रांति का माध्यम बन गया। इसके लिए युवाओं में नई चेतना जगाते थे और पूरे देश में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करते थे। दूसरी ओर सिस्टर निवेदिता ने अंग्रेजों के विरोध के बावजूद अपने विद्यालयों की दैनिक प्रार्थना में वंदे मातरम को शामिल रखा। इससे स्पष्ट था कि अब ये गीत केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि शिक्षा, समाज और संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। 1905 के बाद अंग्रेज सरकार ने सोचा था कि प्रतिबंध लगाकर वो वंदे मातरम की आवाज को दबा देगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये गीत अब भारत की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में भारत की आजादी की पहचान बनने लगा था। सन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित। इस सम्मेलन में भारत की ओर से मैडम भिकाजी कामा, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर सावरकर जैसे क्रांतिकारी शामिल हुए। जब मैडम भिकाजी कामा मंच पर पहुंची तो उन्होंने पहली बार विदेशी धरती पर भारत का ध्वज फहराया। उस ध्वज के मध्य में देवनागरी लिपि में लिखा था, वंदे मातरम। ये केवल एक झंडा नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा। उसी क्षण दुनिया ने समझ लिया कि भारत अब केवल गुलाम देश नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा एक जागता हुआ राष्ट्र है। इसके बाद वंदे मातरम केवल भारत का गीत नहीं रहा, यह विदेशों में रहने वाला भारतीयों की पहचान बन गया। ये विदेशों में रहने वाले भारतीयों की पहचान बन गया। जहां भी भारत की स्वतंत्रता की बात होती, वहां वंदे मातरम की गूंज सुनाई देती। इस गीत ने दुनिया भर में फैले भारतीयों को एक सूत्र में बांध दिया। अब आते हैं उस दौर पर जब वंदे मातरम क्रांतिकारियों की आवाज बन चुका था। 1905 से लेकर 1920 के दशक तक वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान बन चुका था। अंग्रेज सरकार इससे डरती थी, क्रांतिकारी इससे प्रेरणा लेते थे और कांग्रेस के अधिवेशन इसकी धुन से शुरू होते थे। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा होता है, जो प्रतीक पूरे देश को जोड़ते हैं, वो समय के साथ चर्चा और विवाद का विषय भी बन जाते हैं। वंदे मातरम के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। सन 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इस गीत को लेकर खुलकर आपत्ति सामने आई। रिपोर्ट्स की माने तो इसी अधिवेशन में प्रसिद्ध संगीताचार्य पंडित विष्णु दिगंबर
पलुस्कर वंदे मातरम गाने के लिए मंच पर आए। जैसे ही उन्होंने गायन शुरू किया, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पलुस्कर रुके नहीं। उन्होंने पूरा गीत गाया और यह स्पष्ट संदेश दिया कि राष्ट्र सम्मान से जुड़े गीत को बीच में रोकना उचित नहीं है। ये घटना आगे चलकर वंदे मातरम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। समय के साथ कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने इस गीत के कुछ अंशों पर उनकी मुख्य आपत्तियां दो थी। पहली, ये गीत के बाद के पदों से भारत माता को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवी स्वरूपों में चित्रित किया गया। दूसरी ये कि यह गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया, जिसकी पृष्ठभूमि को लेकर भी अलग अलग मत सामने आए। यही कारण था कि इस विषय पर लंबे समय तक चर्चा चलती रही। रिपोर्ट्स की माने तो सभी लोग इस विरोध से सहमत नहीं थे। अनेक नेताओं का मानना था कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा है। महात्मा गांधी ने इसे भारत की राष्ट्र चेतना का प्रतीक बताया और लिखा कि इसमें उन्हें पूरे राष्ट्र का स्वर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन के समय ये गीत हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखा कि ऐसे जनगीत किसी सरकार द्वारा नहीं बनाए जाते, बल्कि जनता स्वयं उन्हें अपने हृदय में स्थान देती है। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने 1937 में एक समिति बनाई। रिपोर्ट्स की माने तो इस समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव जैसे प्रमुख नेता शामिल थे और रविन्द्रनाथ ठाकुर का मार्गदर्शन प्राप्त था। समिति ने वंदे मातरम के प्रत्येक पद का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि इसके पहले 2 पद केवल मातृभूमि, प्रकृति और भारत की सुंदरता का वर्णन करते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय अवसरों पर केवल पहले 2 पदों को अपनाने की सिफारिश की गई। यही निर्णय आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और वंदे मातरम को लेकर बहस सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। हाल के दिनों में एक बार फिर इस गीत को लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हुई। संसद में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 लाई, जिसके जरिए वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इस कानून के तहत राष्ट्रीय गीत गायन को जानबूझकर रोक रहे या उसके गायन में बाधा डालना अपराध माना जाएगा, जिसके लिए 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये कानून बन गया। यानी जिस वंदे मातरम को लेकर आजादी के दौर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठी थी, आज उसी गीत को लेकर एक नया कानूनी अध्याय जुड़ चुका है। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी बहस का हिस्सा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को कानून से कितना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। एक बार फिर इतिहास में चलते हैं। बात करते हैं उस ऐतिहासिक समय की जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था। 14 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक रात जब भारत स्वतंत्रता की दहलीज पर खड़ा था, संविधान सभा की बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से हुई। ये केवल एक गीत नहीं बल्कि उन लाखों भारतीयों के संघर्ष और बलिदान को श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने इसी उद्देश्य के साथ आजादी का सपना देखा था। लेकिन स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम की भूमिका क्या होगी, इसका निर्णय भी जल्द ही सामने आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जन गण मन भारत का राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उसे राष्ट्रगीत का सम्मान दिया जाएगा। इस प्रकार वंदे मातरम आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रगीत बना और स्वतंत्र भारत की पहचान का स्थायी हिस्सा बन गया। तो आखिर वंदे मातरम की पूरी यात्रा हमें क्या बताती है? एक ऐसा गीत जिसकी शुरुआत एक लेखक के मन में उठे विचार से हुई, एक ऐसा गीत जो पहले साहित्य का हिस्सा बना, फिर कांग्रेस के मंच तक पहुंचा, बंग भंग आंदोलन में जनता की आवाज बना, अंग्रेजी शासन के विरोध का प्रतीक बना, विद्यार्थियों, युवाओं और आंदोलनकारियों के बीच पहुंचा। अंग्रेजी सत्ता ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज भारत की सीमाओं से बाहर तक पहुंच गई। विदेशों ने भारतीय स्वतंत्रता की पहचान बनी। बाद में इसी गीत को लेकर विवाद भी हुआ, अलग अलग समुदाय और नेताओं की आपत्तियां भी सामने आई। समिति बनी, इसके पदों पर विचार हुआ और अंततः इसके पहले 2 पदों को राष्ट्रीय अफसरों के लिए स्वीकार किया गया। आज भी जब वंदे मातरम का उद्घोष होता है तो उसमें केवल 2 शब्द नहीं सुनाई देते, उसमें उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों का साहस, उनका त्याग, उनका बलिदान और भारत माता के प्रति उनका अटूट प्रेम गूंजता है। यही कारण है कि वंदे मातरम केवल भारत का राष्ट्रगीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की अमर पुकार है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे ही बिना शोर, तथ्यों पर आधारित और हर एंगल से की गई एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप सबसे पहले ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें, डॉक्यूमेंट्स और पर्दे के पीछे अपडेट्स पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए। मैं मिलूंगी आपसे अगली ऐसे ही वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए HB डिकोड।